हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेक्शन 194 आईए, जिसमें एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2022 से। अप्लीकेबिलिटी की डेट है 1 अप्रैल 22। आप सभी जानते हैं सेक्शन 194 आईए, मैंने एक वीडियो भी उस पर बनाया है। सेक्शन 194 आईए 194 आईए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, और कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो सेक्शन 194 आईए बायर को कहता है कि आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे 1% के रेट से और डिपॉजिट कराएंगे। ये 1% किसका है? कंसिडरेशन का, जो एक्चुअल कंसिडरेशन है। ये तो नियम जो आप जानते हो। अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया है? अमेंडमेंट ये आया है कि सेक्शन को अगर आप देखें तो सेक्शन एज इट इज बेयर एक्ट से उठाया हुआ है। मैं एक दो जगह मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। चेंज किया मतलब सिंप्लीफाइड किया है। जिसमें सबसेक्शन 1 है, जहां लिखा हुआ है कि अगर ट्रांसफरी यानी बायर, ट्रांसफरी यानी बायर, जिसको ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर यानी बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट ट्रांसफरर। अगर ट्रांसफरर क्या बना इसमें? सेलर। अगर ट्रांसफरर यानी सेलर रेजिडेंट है, अगर सेलर रेजिडेंट है तो सेक्शन 194 आई ए अप्लीकेबल होता है। और आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन 195 अप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन टीडीएस तो डिडक्ट होता है। फिर से लेते हैं। अगर बायर सेलर को, जो रेजिडेंट है, कोई अमाउंट देता है, एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर। सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो तो क्या होगा? मैं उसके लिए एक चार्ट अभी दिखाता हूं और क्विक रिवीजन करा दूंगा इस सेक्शन। फिलहाल हम आते हैं कि यहां पर चेंज क्या है, फिर रिवीजन भी साथ में कर लेंगे। अगर ट्रांसफरी यानी बायर रेजिडेंट सेलर को कंसिडरेशन पे करता है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, तो 1% उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और सबसेक्शन 2 में है एग्जम्पशन की टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। पहले लिखा था यहां टीडीएस नहीं डिडक्ट करना अगर कंसिडरेशन 50 लाख से कम है। इसका मतलब टीडीएस तब डिडक्ट करना है जब कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है। कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि सबसेक्शन 2 में लिखा है कि नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be made where the consideration for transfer is less than 50 lakhs rupees। यानी 50 लाख भी है तो टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। 50 लाख पे भी टीडीएस कटेगा। अब यहां पर उन्होंने अमेंडमेंट में साथ में डाल दिया है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। जी हाँ, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिसको आप सर्कल रेट के नाम से भी जानते हो। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना होता है एटलीस्ट। अगर आप ज्यादा पर सेल करते हो, कोई अक्वायर करते हो, तो आपको स्टैंप ड्यूटी ज्यादा पर पे करना है। लेकिन अगर आपने कम पे किया, कम पे अक्वायर किया, तो स्टैंप ड्यूटी के पर्पज से जो वैल्यू निकाली जाती है वो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिस पर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना होता है, जिसको आप सर्कल रेट भी कहते हो। अब इस सेक्शन में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी यूज हो गया। कैसे यूज हुआ उस पर आते हैं। पहले उससे पहले अब इस सेक्शन को छोटा सा एक क्विक रिवीजन देता हूं मैं। देखिए यहां पर एक छोटा सा मैंने चार्ट ड्रॉ किया है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लैंड, बिल्डिंग या बोथ, मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। एग्रीकल्चर लैंड है या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसे क्या बोल रहा हूं मैं? अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में सिचुएटेड है तो कोई टैक्स भी नहीं लगता उसके ट्रांसफर पर और टीडीएस भी नहीं कटता। अगर अर्बन एरिया में सिचुएटेड है और गवर्नमेंट ने कंपल्सरी रिक्वायर किया तो ये सेक्शन 1037 में एग्जम्प्ट है, इसलिए टीडीएस का कोई यहां रोल नहीं आएगा। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आपने बेचा है नॉर्मल ट्रांसफर, तो सेक्शन 194 आईए का रोल आ जाएगा, इसलिए मैंने उसे इस तरफ मूव कराया है। अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग की ही बात हो रही है, बट एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर अगर उसे गवर्नमेंट कंपल्सरी रिक्वायर करती है, जैसे किसी की जमीन है,
एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो वहां जो टीडीएस का प्रोविजन है वो सेक्शन 194 LA में आता है, जहां गवर्नमेंट जो पे करेगी अमाउंट कंसिडरेशन, वहां उनको टीडीएस काटना है। तो हमारे लिए इस तरफ हम मूव नहीं कर रहे, हम यहां मूव कर रहे हैं, यानी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर्मल ट्रांसफर है, नॉर्मल सेल है, अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशन, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नॉर्मल ट्रांसफर है। इसको अगर ट्रांसफर किया गया, कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, या ऑब्लिक डाला है मैंने, या अमेंडेड पार्ट है, कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है, कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है, और वहां पर सेलर रेजिडेंट होना चाहिए, तो बायर को यानी जो पैसा देगा उसे टीडीएस काटना होगा 1%। किस अमाउंट पर? ऑन हायर ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो हायर अमाउंट है उस पर 1% काटना पड़ेगा। तो आज से पहले बायर को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की चिंता नहीं करनी होती थी टीडीएस के व्यू पॉइंट से। टीडीएस के व्यू पॉइंट से बायर को कोई टेंशन नहीं होता था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, लेकिन अब आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी पता लगाना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस में 194 IA में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रोल आ गया है। ठीक है, इसके साथ मैं फिर कभी और कोई वीडियो तैयार करूंगा जिसमें अदर सोर्सेज की इनकम और कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन को भी मर्ज करूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं फिर कभी, अभी तो सिर्फ मुझे छोटा सा एक अमेंडमेंट कवर करना था, फिर किसी और वीडियो में सेक्शन 56(2)(10), जिसमें कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बाई करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपके लिए IFOS की इनकम टैक्सेबल हो जाती है। और सेक्शन 50C, जहां पर आप अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचते हो तो आपके कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यूज करते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। वहां पर कुछ मार्जिन है 10% का, रेंज है 10% का, जो कि रेंज टीडीएस में नहीं है। टीडीएस में ऐसा कोई रेंज नहीं, टीडीएस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक सेक्शन और 43CA, जहां पर अगर आपने लैंड बिल्डिंग एज ए स्टॉक रखा है और उसे बेच रहे हो SDV से, सर्कल रेट से बिलो प्राइस पर, तो वहां पर बिजनेस इनकम निकालने के लिए SDV कंसीडर किया जाता है। इसके साथ 194IA को मैं फिर कभी किसी और वीडियो में मर्ज करूंगा। फिलहाल अमेंडमेंट दोबारा मैं लेकर आ रहा हूं समझाने के लिए, एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए सेलर हमारा रेसिडेंट है, ये तो होना ही पड़ेगा। अगर सेलर रेजिडेंट नहीं है तो सेक्शन 195 लगता है टीडीएस के लिए। सेलर रेजिडेंट है और मामला क्या है? लैंड या बिल्डिंग, या दोनों, बोथ। और ये हमारे हैं बायर। बायर सर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी होगा क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेक्शन 194IA अप्लाई करने के लिए बायर रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अब यहां पर बायर, ये लैंड बिल्डिंग यहां पर ये ट्रांसफर किया जा रहा है और यहां पर ये कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं सेलर को। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करें कंसिडरेशन है ₹30 लाख, तो टीडीएस बायर नहीं काटेगा, नो टीडीएस। सर कंसिडरेशन आपने बता दिया और एसडीवी नहीं बताया, चलिए एसडीवी ले लेते हैं। मान लेते हैं एसडीवी है 32 लाख, तो क्या होगा? नो टीडीएस। लेकिन अगर मैं केस चेंज कर देता हूं, ये है 45 लाख और एसडीवी है 50 लाख, तो यहां टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। टीडीएस की रकम कितनी होगी? 1% ऑफ 50 लाख, 50,000 रुपए। अब बताइए मुझे, बायर जो चेक बनाकर देगा सेलर को, इस केस में जो चेक बनाकर देगा वो 45 लाख रुपए का चेक होगा, 50,000 काट के। अब यहां पर चेक बनाते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा, पहले क्या होता था, पहले कंसिडरेशन का अमाउंट टीडीएस में आता था, तो बहुत इजी था, 1% काटा और दे दिया। लेकिन अभी 1% की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी पॉसिबल है। मैं चेंज करता हूं एग्जांपल, अगले एग्जांपल में मैं एक्चुअल कंसिडरेशन लेता हूं 60 लाख
और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेता हूं सपोज 58 लाख, ऐसे केस में टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ गई। टीडीएस की रिक्वायरमेंट कब आएगी? या तो एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है, या एसडीवी 50 लाख या उससे ज्यादा है। दोनों में से कोई भी 50 लाख या उससे ज्यादा है, 50 लाख भी या उससे ज्यादा है, तो टीडीएस आ जाएगा। टीडीएस काटना किस पर है? दोनों में जो हायर अमाउंट है उसका 1%। तो यहां पर 1% किसका कटेगा? 60 लाख का। कितना? 60,000। और यहां पर जो पेमेंट जाएगा वो 60,000 माइनस होकर पेमेंट जाएगा। 60 लाख का 60,000 माइनस होकर पेमेंट। क्लियर है? मान लेते हैं ये है बस मैंने दोनों एग्जांपल दे ही दिए। 70 लाख कर लेता हूं और ये कर लेता हूं मैं 80 लाख। तो टीडीएस कितने पे कटेगा? 1% ऑफ 80 लाख। और 80,000 रुपये माइनस होके जो बचेगा उसका चेक बनकर चला। एक्चुअल कंसिडरेशन से ही तो माइनस करेंगे टीडीएस चेक बनाने के लिए, या अगर लोन है तो वो अलग मैटर है। कहने का मतलब है कि अगर आप पेमेंट करोगे तो टीडीएस काट के ही पेमेंट करोगे। ठीक है? और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मान लो कि ये 50 लाख है और सर्कल रेट 45 लाख है। टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि कंसिडरेशन एक्चुअल जो है वो 50 है और सर्कल रेट यानी कि एसडीबी 45 है। तो कोई भी अगर 50 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटेगा 1% किसका? 50 लाख का, 50,000। और यहां 50,000 माइनस होके आपका चेक बन के जाए। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब सबको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बायर को, यानी प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है, ट्रांसफरर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, बायर के लिए होता है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी आप बाई कर रहे हो तब आपको देखना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा कि सर्कल रेट क्या है। सर्कल रेट भी देखना पड़ेगा। सर्कल रेट और एक्चुअल कंसिडरेशन में कोई भी 50 लाख या उससे ज्यादा है तो 194 IA में एप्लीकेबल हो जाएगा टीडीएस, और 1% किसका आएगा? हायर अमाउंट का। नेक्स्ट वीडियो।